नमस्कार दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमारा थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया लाइट चली जाने की वजह से, और इसलिए मैंने सोचा कि इसको आज ही कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने पिछला हमारा इस सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें। विज्ञान के बारे में मैंने उसमें बेसिकली बताया है कि हम पूरे कोर्स के दौरान क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए, तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर हम चर्चा कर रहे थे, कौन कौन सी शाखाएं हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। प्राकृतिक विज्ञान जो है उसको सर्वोच्च या फिर एक विज्ञान का ही मूल रूप माना जाता है। तो प्राकृतिक को हम दो भागों में बांटते हैं, जैविक और अजैविक घटक आप सभी ने सुने हैं। एक वो घटक है जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन का दर्शन हमें होता है। ठीक है, और दूसरा है वो घटक जो अजैविक है लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें विज्ञान में दोनों का ही अध्ययन करना पड़ता है। पहला तो आपका भौतिक विज्ञान या फिजिकल साइंस आता है, जिसके अंतर्गत आप मूर्त रूप से दिखने वाली जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का अध्ययन करते हो, लेकिन जिनमें जीवन नहीं होता है। तो बिना जीवन के कोई भी आपके आसपास दिखने वाली समस्त चीजें जो अचल हैं, ठीक है, और जिनमें जीव नहीं है, वो सभी भौतिक साइंस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो उनकी शाखाएं भी हम देखेंगे। और दूसरा है आपका लाइफ साइंसेज या जीव विज्ञान। तो ऐसे सभी प्राणी जिनके अंदर जीवन व्याप्त होता है, जो खाद्य जाल के अंतर्गत किसी न किसी भाग का निर्माण करते हैं, ठीक है, और जो उत्पादक, उपभोक्ता और अन्य विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सभी के बारे में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत बात करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले आता है आपका, यहां पर आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान में फिजिक्स, भौतिकी। भौतिकी में आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भौतिकी में आप पढ़ते हैं चीजों के भौतिक गुणों के बारे में, कि किस तरह से भौतिक गुणों का प्रभाव हमारे आसपास हमको दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या है, तारे क्यों चमकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आप जब लाइट जलाते हैं उसके साथ कैसे आपका कमरा बहुत ही अच्छी रोशनी से भर जाता है, पेड़ आपको हरे रंग का क्यों दिखाई देता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका जवाब आपके सामने। बर्फ ठोस क्यों होती है, पानी द्रव के रूप में क्यों होता है, ठीक है, गोल टायर अपेक्षाकृत अच्छी तरह से चलता है, जबकि अगर किसी पत्थर को आप ऐसे जो लुढ़काने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लुढ़क पाएगा। ये सारी की सारी चीजें आप भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हो। बिल्कुल बेसिक पे बताऊंगा मैं, जो आप आसपास महसूस करते हो। ठीक है, भौतिक रूप से आपको चीजें गोल, चौकोर, ठीक है, लाल, पीली, नीली इस तरह क्यों दिखाई देती है, तो वो बाहर की जो भी चीजें हैं वो आपको क्या बोलते हैं, उनको हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, भूत शब्द से होना, जो होने के बारे में जानकारी देता है, उसको हम ये कह रहे हैं। दूसरा है हमारा रासायनिकी, केमिस्ट्री। तो बाहर से जो चीजें हमको दिख रही है उनके पीछे एक्चुअली क्या कारण है, वो कारण अगर आपको जानना हो तो आपको रासायनिकी पढ़नी पड़ती है। मतलब आप बोलते हैं कि जो है बर्फ ठोस इसलिए है क्योंकि उसके अणुओं के बीच में दूरी कम है। तो ये अणुओं के बीच की जो दूरी आप जानते हो ना, ये आप रासायनिकी के अंतर्गत जानते हो। ठीक है, आप कहते हो कोयला जब जलता है तो कोयला हमें जलता हुआ दिखता है, ऊष्मा भी दिखती है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि जब कोयला जला तो कोयले के जलने की वजह से कार्बन से CO2 बनी। ठीक है, तो वो जो अंदर अंदर CO2 बन रही है ना, वो एक दूसरा पक्ष जो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से सूक्ष्म स्तर पर जो घटित होने वाली क्रियाएं होती है, उनके बारे में हम रासायनिकी या केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारे शरीर में भी ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है। इसके बाद में आता है भूगर्भिकी या जियोलॉजी। चूंकि मनुष्य धरती पर रहता है और धरती से उसे विभिन्न प्रकार के तत्वों की प्राप्ति होती है, इसीलिए भूगर्भिकी या जियोलॉजी के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है। भूमि का क्या स्वरूप है, भूमि के आंतरिक स्तर में क्या क्या चीजें हैं, उन सब पर हम पढ़ते हैं। धरती से जैसे ही आप ऊपर उड़ते हो ना दोस्तों, आपका अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी को छोड़ करके, जो गोला है ना पृथ्वी का, उसको छोड़ करके बाकी समस्त जो हिस्सा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं खगोल, अंतरिक्ष। ठीक है, तो खगोल या जो अंतरिक्ष हमारा है, उसी का एक भाग हमारा वातावरण भी है। तो हमारे वातावरण और उससे बाहर के पूरे अंतरिक्ष का अध्ययन जो है वो आपके एस्ट्रोनॉमी में, खगोलिकी में किया जाता है। इसके बाद में आता है आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के विज्ञान किसी काम का नहीं है। आपको अगर विज्ञान पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए साइंस मैथ लेते हैं बच्चे। क्या लेते हैं? साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथ। बायोलॉजी अगर आप लेते हो तो आप इस फील्ड में जाते हो,
ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आप इस फील्ड में जाते हो, और अगर आप साइंस मैथ लेते हो तो आप इस भौतिक विज्ञान की तरफ पढ़ते हो। दरअसल विज्ञान की दो स्ट्रीम जो आप पढ़ते हो वो दोनों यहाँ पर है। अब इसमें जीव विज्ञान जो है, लाइफ साइंसेस जो है, इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आता है मेडिकल साइंस। तो जो भी लोग डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, वो भेषज विज्ञान या मेडिकल साइंस की तरफ जाते हैं, जहां पर चिकित्सा शास्त्र से जुड़े वो नियम पढ़ते हैं, दवाइयाँ कैसे बनती है, उनसे जुड़ी विभिन्न चीजें, चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियां, तरीके, और वो बाकी सारी चीजें। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आप पेड़ पौधों के बारे में, बॉटनिस्ट बनते हो आप, ठीक है। तो कृषिगत अगर आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो भी आप वनस्पति विज्ञान को पढ़ रहे हो, ठीक है। और अंत में होता है प्राणी विज्ञान या जूलॉजी, जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी जीव हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में भी दोस्तों 100 से भी ज्यादा ऐसी शाखाएं हैं जिनमें विज्ञान को विभाजित किया जाता है। तो ये मूल रूप से बड़ी शाखाएं हैं। तो याद के रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। प्राकृतिक विज्ञान को आपको 2 भागों में विभाजित करना है। पहला आपका भौतिक विज्ञान। तो आप अपने विषय के हिसाब से देखना, 11वीं 10वीं के बाद में आप क्या लेते हो, साइंस मैथ लेते हो, साइंस बायो लेते हो। तो साइंस मैथ को आप भौतिक विज्ञान बोलोगे, साइंस बायो को आप जीव विज्ञान बोलोगे। बायो मतलब जीव होता है ना। भौतिक विज्ञान की आपकी स्ट्रीम्स देख लो, आप कौन कौन से लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 3 तो आप लेते ही हो। उनके अलावा 2 और जोड़ दो, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी। और जीव विज्ञान में आप जानते हो क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उनको बॉटनी पढ़ना पड़ता है, जूलॉजी पढ़ना पड़ता है, और इसके साथ साथ मेडिकल साइंस। इस तरह से याद रखोगे तो बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ नई शाखाएं भी आजकल आ रही है दोस्तों, उनको भी जानना जरूरी है। नई शाखाएं दरअसल आज के समय में विकसित हुई है और विभिन्न प्रकार की शाखाओं का मिक्सअप है। तो इनमें कौन कौन सी शाखाएं हमको देखने को मिलती है, देखिए इनमें सबसे पहले आती है आपकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्या आती है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें आप क्या करते हो, जो आपके बायोलॉजी है उसको आप फिजिक्स के साथ में जोड़ देते हो, बायो और फिजिक्स को एक साथ जोड़ देते हो। मतलब आप सामान्यतः जो फिजिक्स के नियम हैं उनका प्रयोग कहाँ पर करते हो, उनका प्रयोग आप भौतिक चीजों में करते हो, बाहर दिखने वाली में। लेकिन जब आप हमारे मानवीय जो सबसे बेसिक हमारा स्तर है, जिसको हम जीन बोलते हैं, जो हमारे गुणों को धारण करने का काम करते हो, जब आप उनके स्तर पर बात करना शुरू कर देते हो, जब आप हमारे जेनेटिक स्तर पर अभियांत्रिकी के द्वारा बहुत से तरीकों के माध्यम से काट छांट करने का काम करते हो, तो वो आपके आनुवंशिक अभियांत्रिकी आती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग जीवों में बहुत से अलग अलग जीन को डाल दिया जाता है, बड़ी बड़ी किस्में विकसित की जाती है, ठीक है। तो आजकल जैसे बैसिलस thuringiensis के बारे में आपने पढ़ा होगा, बीटी बैंगन और बीटी कपास। क्या, बीटी बैंगन और बीटी कपास जैसी चीजें, तो वो आपके आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आती है। और ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी आपके जैव तकनीकी में उपयोग होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें भी आपकी ये प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर साइंस एक और जो है शाखा नई बनी है, क्योंकि आज का समय कंप्यूटर युग है, इसलिए ऐसी शाखा की भी हमें जरूरत है। इसके बाद में आता है आपका सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ी हुई एक शाखा है, जो भी एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। चलिए, ये हो गया आपका सभी प्रकार की शाखाएं। अब हम बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक ढंग है या वैज्ञानिक विधि है, उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आप क्या चीज पढ़ते हो। वैज्ञानिक विधि विज्ञान के लिए कार्य करने की एक विधि है, अर्थात एक वैज्ञानिक किस तरह से काम करता है, वो कैसे सोचता है, वो चीजों को कैसे अपनी नजर से देखता है, वो सारी चीजें आपके वैज्ञानिक विधि में आती है। इसमें सबसे पहली चीज होती है समस्याओं का पहचान करना। भाई आपको पहले समस्या आएगी तभी तो आप वैज्ञानिक विधि की शुरुआत करोगे। जैसे आज हमारे सामने कोरोना की समस्या आई, तो हमने सबसे पहले समस्या की पहचान की कि समस्या क्या है, कोरोना। मैं आपको यहाँ पर साथ का साथ समझाऊंगा। फिर आता है आपका परिकल्पना बनाना। अब आप परिकल्पनाएं बनाओगे कि कोरोना कैसे, पहले तो कब हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उपाय क्या होंगे, तो कब, कैसे, क्या, इस तरह की परिकल्पनाएं हम हमारे दिमाग में बनाना शुरू करेंगे कि हम जो है प्लाज्मा से इसको ठीक कर सकते हैं, हम हाइड्रोक्लोरोक्सीक्विनोन का इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमारे जो बीसीजी के टीके हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ पर नहीं फैल रही। ये परिकल्पना है, इनको ये हाइपोथेसिस बोलते हैं, हमारे दिमाग में चल रही है, भाई नहीं ये परिकल्पना, वो ये, लेकिन वो सारी सही नहीं है। फिर हम देखते हैं परीक्षण योग्य परिकल्पनाएं बनाना। फिर हम उनमें से कुछ चुनते हैं कि नहीं ये चीज जो है ये अच्छी है, तो हमने बोला कि नहीं प्लाज्मा का प्रयोग कर सकते हैं, तो एक बार हम प्लाज्मा का प्रयोग करके देख सकते हैं। प्लाज्मा हमने प्रयोग किया। इसके बाद में आंकड़े एकत्रित करना,
प्रयोग करने के बाद में हमने कुछ आंकड़े एकत्रित किए कि पूर्व में जब हमने इसका प्रयोग किया तो क्या रिजल्ट रहे, अभी के हमारे जो रिजल्ट है वो क्या है। ठीक है, फिर जब उस परिकल्पना के बारे में पूरी जानकारी ले ली तो अब हमें जरूरत पड़ी उसका परीक्षण करने की। तो हमने परिकल्पनाओं का परीक्षण करना शुरू कर दिया, हमने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके जो परिणाम आए उनको हमने देखा और देखा कि क्या वाकई में परिणाम सही है। जैसे कि हमने एलिसा टेस्ट की बात की, कभी हमने जो हमारे एंटीबॉडी जो टेस्ट होते हैं उनकी बात की, लेकिन जब वो सही नहीं निकले तो हमने चीन की एंटीबॉडी की जो हमारे टेस्ट किट थी उसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने पुनः परीक्षण किए, फिर हमने नई नई तकनीकें अपनाई और लास्ट में जब एक फाइनल तरीका हमको मिल जाएगा तो हम उस सिद्धांत का सामान्यीकरण कर देंगे कि हाँ अब इस तरीके को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि होती है, परिकल्पना बनाने से लेकर के सिद्धांत का सामान्यीकरण करने तक कुल 8 चरणों में आपकी वैज्ञानिक विधि पूरी होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं भारत में विज्ञान की परंपरा। ठीक है, भारत में विज्ञान की क्या परंपरा है, भारत में विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, और वैज्ञानिक विकास में भारत का क्या योगदान है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, भारत जो है इसमें विज्ञान काफी पुराना है, आज का ही नहीं है। भारत में सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रमाण हमको मिलते हैं वो इतिहास से मिलते हैं। देखो इतिहास भी तो जुड़ा हुआ है ना, इतिहास विज्ञान के रूप में, इतिहास भी विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है। भारत में लगभग 3000 साल पहले 3300 ईसा पूर्व में जब सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई, ठीक है, और 1800 ईसा पूर्व में जब माना जाता है कि उसका अंत हुआ 1700-1800 में, उस पूरे पीरियड के दौरान लगभग 1500 से भी ज्यादा सालों में इस सभ्यता ने विज्ञान के ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो आज भी उन सभ्यताओं के रूप में हमारे सामने मौजूद है। मसलन कि उस समय के पाए जाने वाले सिक्के, उस समय नालियों का सुनियोजित विकास करना, शव को दबाने के तरीके, जैसे कि आप देखिए कि मिस्र में जो है शवों को सुरक्षित रखने के लिए विज्ञान का ही तो प्रयोग किया गया। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके जो हैं उनका प्रयोग उन्होंने किया, बांध बनाने के तरीके, ये सारे विज्ञान में ही तो आते हैं। ठीक है, तो जल मल की निकासी और शहर का सुनियोजित रूप से बसाना, इंजीनियरिंग का ही तो कमाल है। तो ये सभी विज्ञान में आते हैं। तो निर्माण, उद्योग, दस्तकारी, इन सभी के जो प्रमाण हमको आज मिलते हैं उनसे पता चलता है कि हमारे इन जो पूर्वज हैं, जो 3000 साल पहले, 4000 साल पहले हमारे सिंधु सभ्यता में रहा करते थे, वो विज्ञान से परिचित थे। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्यों की। तो बताया जाता है ये 2000 वर्ष पूर्व आर्य हमारे यहाँ पर आए थे और आर्य जो है उन्होंने पूरी प्रकृति को एक वैज्ञानिक तरीके से देखा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों का, ग्रहों का पता लगाया। हमारे दिनों का नाम उन्होंने ग्रहों के नाम पर रखा, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे वर्णन आपको वेदों में मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने 27 नक्षत्र ढूंढे, अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, आद्रा, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, अभिजीत, इस तरह के जितने भी नक्षत्र है ना हमारे, वो उन्होंने ढूंढे। अब आप देखोगे नक्षत्र हमारे कितने होते हैं, 27। उनकी गिनती कितनी बढ़िया थी कि ये आप देख करके अचंभित हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तो नक्षत्र है हमारे 27, महीने हमारे 12, और आप देखेंगे प्रत्येक महीने में 2 सही 1/4। ठीक है, 2 सही 1/4 नक्षत्रों को उन्होंने स्थान दिया है। तो कितनी बेहतरीन गणना उन्होंने की है कि 12 जो हमारे मास हैं उनमें टोटल 27 नक्षत्रों में अलग अलग स्थितियां देखी जाती है। तो एक महीना जो होता है ना, एक महीने के अगर हम 30 दिन माने, 30 दिन के हिसाब से टोटल मिलाकर के 9 भाग में इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो 9 भाग में बांट करके और उसके हिसाब से ये दर्शाया जाता है कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सा नक्षत्र है, और उस नक्षत्र के आधार पर ही एक पूरी ज्यामिति के आधार पर बने हुए वेदियों में, यज्ञ कुंडों में, मंदिरों के अंदर उनके द्वारा पूजा अर्चना और प्रार्थनाएं की जाती थी। जैसे कि आज भी आप देखते हो चातुर्मास जैसी अवधारणा हमारे प्राचीन समय में दी गई। चातुर्मास उन 4 महीनों को बोलते हैं जब बारिश होती है और उस समय बाहर निकलना वर्जित होता है। अब आज जब वायरस का प्रभाव फैला, क्योंकि बारिश के दिनों में वायरसों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, आपने अभी देखा वायरस का प्रभाव फैला तो हम लोग घरों में दुबक गए। तो यही एक माध्यम है। तो जो चीज हम आज कर रहे हैं उसे वो काफी पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हमको ऐसे उपाय मिलते हैं जिनमें
प्राकृतिक नियमों का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया जाता था। सूर्य, चंद्रमा और इनकी गतियों पर आधारित थी सभी प्रकार की गणनाएं, ठीक है, वो सारा इन्होंने बताया। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि ऋतुओं के परिवर्तन से सूक्ष्म जीवाणु और वंशाणु जो कारण है उनसे बीमारियां होती है। तो बीमारियों के दो कारण एक तो बताया उन्होंने, जीवाणु, और दूसरा वंशानुगत कारणों से बीमारी। फिर उसके बाद में उन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया। आज आयुर्वेद में इतनी पद्धतियां हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। बाद में अरब वासियों ने भी आयुर्वेद को अपनाया और वहां से यूनान में भी आयुर्वेदिक पद्धति गई और एक यूनानी के रूप में नई पद्धति हमारे सामने आई। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, इनका विकास उसी समय हुआ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो हमको प्रारंभिक रूप से विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। उत्कृष्ट कोटि के जो उपकरण हैं उनका निर्माण सुश्रुत ने किया था। सुश्रुत 104 जानवर जो है ना, उनके मुख के आधार पर उन्होंने ऐसे उपकरण बनाए जिनसे चीर फाड़ की गतिविधियां की जाती थी। वो ऐसे जोंक का प्रयोग करते थे जो विषहीन थी और जो रक्त का थक्का जमाने में काम करते थी, क्योंकि उनके थक्के में जो हिपेरिन जो होता है उससे वो रक्त का थक्का आराम से जमा देती थी। ऐसी बहुत सी चीजें। धातु ज्ञान उनको था, तो उस समय के जो धातु हैं उनमें जो प्रमुख धातु हैं जिनका ज्ञान उनको था, उसमें क्या क्या है, आपके स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहा, टिन, सीसा और पारा, इन सभी का ज्ञान वो कर चुके थे। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, उन सभी में इनकी चर्चा भी की गई है। तो याद रखना, इन सभी धातुओं की चर्चा हमारे प्राचीनतम संस्कृत साहित्य में की गई है। और तो और न केवल इनकी चर्चा की है, बल्कि इसके साथ साथ उस समय की जो धातुएं आज हमको मिलती है उनमें 95 से 99% तक शुद्धता पाई जाती है, जो क्या दर्शाता है कि उन्हें यह भी पता था कि किसी भी धातु को उसके शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसके लिए आवश्यक होता है कि उसमें अशुद्धि मिलाई जाए। तो मिश्र धातुएं, पीतल, तांबा, इस तरह की मिश्र धातुएं बनाना भी वो जानते थे। तो इस गुण को वो बहुत पहले जान चुके थे। तो फिर आप में से प्रश्न आएगा कि सर फिर उन्होंने उपयोग क्यों नहीं किया? दोस्तों, उन्होंने इसलिए उपयोग नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि ये सीमित मात्रा में संसाधन है और इनका संरक्षण करना ही आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने हर एक वृक्ष को देवता बना दिया, हर एक पक्षी और पशु को उन्होंने देवताओं के वाहन बना दिए, हर एक नदी को उन्होंने माता बना दिया, ताकि, क्योंकि सामान्य रूप से व्यक्ति नहीं समझता है, लेकिन अगर धर्म से चीजों को जोड़ के दिखाया जाए ना, वो उनको समझता है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया और वो काफी लंबे समय तक जो है इसमें सक्षम भी रहे कि हम अपनी जैव विविधता को बचा सके, लेकिन अंत में मामला पूरा बिगड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ विश्वविद्यालयों के नाम यहां पर दिए हुए हैं, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम हम पढ़ लेते हैं। ईसा से 400 वर्ष पूर्व मौर्य काल में, मौर्य काल जो था, मौर्य काल में नालंदा, वाराणसी और तक्षशिला, नालंदा बिहार में था, तक्षशिला आपके वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है, और वाराणसी हमारे वाराणसी में है ही। तो ये तीन विश्वविद्यालय बहुत विख्यात थे। इसी समय गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान, जो हमने पढ़ा मेडिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स, इन तीनों में बहुत प्रगति हुई। सुश्रुत ने 26 शताब्दी पहले, ठीक है, 26 शताब्दी पहले रोगी की कटी हुई नाक ठीक की थी। क्या होता है कटी हुई नाक, कैसे ठीक करेगा? प्लास्टिक सर्जरी से। तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी करना जानते थे, यहां तक कि मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन करना भी इन्हें आता था। इनकी सुश्रुत संहिता नामक जो किताब है उसका अरबी में अनुवाद किया गया, किताब शाशून ए हिंदी और किताबे सुसूरद। तो ये दो नामों से अरबी भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद भी किया गया। इसी तरह से हमारे चरक संहिता जो है वो रचित की गई किसके द्वारा? चरक के द्वारा, 20 शताब्दी पहले। चरक संहिता में उन्होंने कहा, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझ सकता, वह बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। तो उस समय उनको इस ज्ञान का काफी अच्छा भान था कि कैसे हम किसी भी मरीज का इलाज कर सकते हैं, और इन्हीं चीजों को उन्होंने अपनी पुस्तकों में जगह दी, अपनी पुस्तकों में उन्हें रखा। इसके बाद में योग का विकास हुआ। लेकिन दोस्तों, योग ऐसे ही विकसित नहीं हो गया कि बस इधर से गाना गाया और उधर से योग बन गया, नहीं। दरअसल योग को बनाने से पहले लाखों वर्ष जो लंबा समय था, एक लंबे समय तक
हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया, उन्होंने चीजों को जानने का प्रयास किया, मानव शरीर को समझा, तब जाकर के उन्हें योग के लिए एक पद्धति मिली जो इस शरीर को शुद्धिकरण करने में काम करती है। तो 500 वर्ष पूर्व कणाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत दिया। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो आप पढ़ते हो ना, वो ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही ऋषि कणाद द्वारा दे दिया गया था। इनका नाम ही कणाद इसलिए है क्योंकि ये कण शब्द को दर्शाते हैं। इन्होंने अणु और परमाणु की व्याख्या उसी समय कर दी थी और बता दिया था कि समस्त संसार का निर्माण कणों से हुआ है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि ऋषि जो है, योग गुरु जिनको बोला जाता है, तो उन्होंने मनुष्य के शरीर में आंतरिक रूप से हमारी जो धमनी और शिराएं हैं, जो नाड़ियां हैं, उनको समझा, नाड़ियों और ऐसे केंद्रों को समझा, ठीक है, और 8 चक्रों की अवधारणा दी। तो आपसे 8 चक्र पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं? मूलाधार, जो आपके बिल्कुल मूल में, जो सबसे निचला आपका जो है वो मूलाधार होता है। उसके बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान आपका पेट में एक चक्र होता है जो आपके स्वादिष्ट अन्न को धारण। मणिपुर, उससे ऊपर आपके मणिपुर होता है, जस्ट आपके जो फेफड़े होते हैं उनके बीच में। फिर आपका हृदय होता है, ठीक है, हृदय के बाद आपकी गर्दन पर अनाहत होता है, फिर आपका विशुद्धि, फिर आज्ञा और अंत में सहस्त्रकार। आपने सभी ने शक्तिमान जरूर देखा होगा, शक्तिमान में आपने उसके एक के बाद 8 चक्र बनते हुए देखे होंगे। सबसे अंतिम चक्र हमारे यहाँ पर होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा दोस्तों कि हमारे जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है ना सिर का, ये आपकी नाभि, ठीक है, और आपके अंगुलियों के जो पोर होते हैं, इनके समस्त बिंदु एक तरह से वायर्स का केंद्र होता है। मतलब यहां से शुरू होने वाले जितने भी आपके संवेदी वायर्स होते हैं, संवेदी जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे जाकर के कहां कहां मिलते हैं? आपकी नाभि पर मिलते हैं, ठीक है, आपके अंगुलियों के पोर पर मिलते हैं, आपके हाथ के केंद्र पर मिलते हैं, और ऐसे बहुत से बिंदुओं पर मिलते हैं। तो पूरा का पूरा शरीर, मतलब अगर आप यहां पर कुछ करेंगे तो उसका असर आपकी अंगुलियों पर भी होगा। तो एक्यूप्रेशर विधि के अंतर्गत उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने चक्रों के बारे में बताया और फिर इन्हें सक्रिय करने के लिए योग दिया। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, ध्यान और समाधि। शुरुआती 5 जो तरीके मैंने बताया आपको। यम, यम का मतलब होता है हमारे बाहरी जीवन को नैतिक रखना, ठीक है, नैतिक धर्मादेश दिया है, हम हिंसा ना करें, सत्य बोलें, इस तरह से हमारे आचरण की शुद्धि के लिए बोलता है। नियम जो है वो अपने शरीर को शुद्ध करने के बारे में बोलता है, हम किस तरह से स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ठीक है, और शरीर में अलग अलग प्रकार से स्नान, ध्यान और बाकी चीजों से खुद को स्वच्छ कर सकते हैं। तीसरा आपका आसन होता है जिसके माध्यम से आप शरीर को लचीला बना सकते हैं। फिर आपके प्राणायाम होते हैं जो आपके श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण के लिए होते हैं। फिर आपका प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार जो है आपको बाहरी चीजों से बचाने का प्रयास करता है, बाहरी चीजों से मन को हटाने की बात करता है। ये 5 आपके शरीर से जुड़े हैं। अंतिम 3 धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा आपको एकाग्रचित करने की ओर लेकर जाती है, ध्यान की स्थिति में आप एक ईश्वर का चिंतन करते हैं, और समाधि में आप उस निराकार ब्रह्म में समा जाते हैं। तो ये अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का तरीका ईसा से 200 वर्ष पूर्व पतंजलि द्वारा दे दिया गया था। चलिए देखते हैं विज्ञान के विकास में भारत का क्या योगदान रहा। फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है, ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कहा पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट। लेकिन हमें कौन पढ़ाते हैं? हमें क्या पढ़ाते हैं कि किसने कहा? चलो कमेंट करके बताना कि किसने कहा, ठीक है, बाद में मैं देखता हूं कितने लोग सही कहते हैं। तो आपने कॉपरनिकस को पढ़ा होगा, आपने गैलीलियो को पढ़ा होगा, ये सब आपने पढ़ा है। कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा, फिर गैलीलियो ने कहा कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वो तो पहले ही कह गया था, ये चीज तो आर्यभट्ट पहले ही कह गए थे कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये बात आर्यभट्ट बहुत पहले बन गए थे, और दिन और रात बनने के पीछे जो कारण है वो उन्होंने बताया। यहां तक कि उन्होंने ये भी बता दिया कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता और वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो आर्यभट्ट प्रथम लिखा हुआ है, आर्यभट्ट 2 हुए, दूसरे आर्यभट्ट बाद में 11वीं शताब्दी में हुए, ठीक है। तो आर्यभट्ट प्रथम इसीलिए लिखा है, विक्रमादित्य के दरबार में उस समय दरबारी थे ये। चलिए, इसके बाद ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले शून्य के कार्य करने के नियम बनाए। देखो, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट द्वारा माना जाता है और ब्रह्मगुप्त ने इसके प्रयोग के नियम बनाए, और इन्हें भास्कर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ ने गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि भी दी।
तो गणक चक्र चूड़ामणि किसको बोला जाता है? ब्रह्मगुप्त को। भास्कर को आप जानते हैं, सभी भास्कराचार्य जो लीलावती जैसे ग्रंथों के रचयिता हैं, जिसमें उन्होंने मैथ्स की बहुत जटिल अवधारणाएं प्रस्तुत की है। आज भी उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम जो है गणित के शोधार्थियों के लिए होता है। तो इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने 2 पुस्तकें दी, बीज गणित एवं गणित। ठीक है, चलिए। तो ये जो बीज गणित वाली और जो गणित वाली जो अलग अलग शाखा है ना, ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद में नए जमाने में हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव दिया, जिसके आधार पर उन्हें 28 फरवरी 1930 को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन ने अंतरिक्ष में विकिरण की खोज उन्होंने की। ठीक है, और चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है, उन्होंने रमन प्रभाव के माध्यम से लोगों को एक और नई अवधारणा देते हुए और जो है 28 फरवरी 1930 को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। ठीक है, चलिए। और इन्हीं का जो जन्म है उसको जो 28 फरवरी है, जिस दिन इनको ये मिला, उसी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी कहा जाता है। 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। बढ़िया रहा 29 नहीं रहा, नहीं तो फिर 4 साल में एक दिन मनाते। ठीक है, चलिए। रमन प्रभाव क्या होता है ये हम देख लेते हैं। दरअसल दोस्तों, रमन जब एक बार विदेश यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने समुद्र के अंदर नीला रंग देखा और आकाश का नीला रंग देखा, तो उनके मन में एक भावना आई, ठीक है, कि इसका रंग नीला क्यों है। तब उन्होंने रमन इफेक्ट दिया, जो एक अद्भुत प्रभाव है जिससे प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। जैसे प्रिज्म से जब भी प्रकाश निकलता है तो आप देखते हो 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी पारदर्शी माध्यम से निकलने पर जो परिवर्तन प्रकाश में होते हैं उसको दर्शाने का प्रभाव रमन इफेक्ट के द्वारा किया गया है। ये माध्यम ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकते हैं। और जब लेजर का आविष्कार हुआ उसके पश्चात उनके प्रकाश विकिरण के कारण रमन इफेक्ट आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद हमारे जो वैज्ञानिकों ने योगदान दिया उसमें होमी जहांगीर भाभा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा ने एक नए कण मैसोन की खोज की थी। प्रकृति में 2 तरह के कण होते हैं। एक कण ऐसे होते हैं जो दोस्तों किसी न किसी तत्व का निर्माण करते हैं, निर्माणी तत्व जिनको बोला जाता है, निर्माणी कण। ठीक है, एक ऐसे होते हैं जिनसे किसी तत्व का निर्माण नहीं होता लेकिन वो ऊर्जा धारण करते हैं और प्रकृति में अस्तित्व में होते हैं, जैसे बोसोन कण। तो बोसोन कणों में ही एक वर्गीकरण होता है मैसोन कण का। ठीक है, तो न्यूट्रिनो हो गया, मैसोन हो गया, बोसोन हो गया, ये कुछ ऐसे कण होते हैं जिनसे कोई तत्व नहीं बनता है, इनसे आप कोई अणु परमाणु नहीं बना सकते, लेकिन ये प्रकृति में अस्तित्व में होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे होते हैं। तो ये होमी जहांगीर भाभा ने मैसोन कण खोजा और इनके निर्देशन में हमारे जो ट्राम्बे है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में, वहां पर आपके अप्सरा, सिरस और जर्लिना नामक 3 परमाणुविक रिएक्टर स्थापित किए गए। तो हमारे परमाणु कार्यक्रम का जनक भी इनको कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। इसी तरह से पहले भारतीय खगोलज्ञ M.K. वेणुबप्पू, मनाली कलर वेणुबप्पू के नाम पर एक पुच्छल तारे का नाम भी रखा गया है। 20वीं सदी के शुरुआत में ही जगदीश चंद्र बसु ने भी रेडियो तरंगों की खोज की थी और उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से पेड़ों को भी दर्द होता है। तो बेतार के तार का जब मार्कोनी ने आविष्कार किया उससे पहले ही रेडियो तरंगों के माध्यम से इन संवेदनाओं का पता जगदीश चंद्र बसु द्वारा लगा लिया गया था, लेकिन उसे उन्होंने माना नहीं। तो नहीं मानो कोई बात नहीं है, हम तो मान सकते हैं ना। अगर 120 करोड़ लोग ये माने कि रेडियो तरंगों का आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था, तो आप मान करके चलो कि बाकी लोगों की हमें जरूरत नहीं है। भारत में केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे थे और उन्होंने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की थी। मर्क्यूरस नाइट्रेट दरअसल NO3 2Hg2 होता है। ठीक है, ये एक विषाक्त तत्व होता है, इसकी उन्होंने खोज की और उनकी एक पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, वो काफी जो है विख्यात भी रही थी। चलो दोस्तों, तो आज की कक्षा में हम कक्षा को यही समाप्त करेंगे। कल की कक्षा से हम जो है भारतीय वैज्ञानिकों पर चर्चा करना शुरू करेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों को समझेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ और डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और वहां जाकर के
आप हमारे करंट अफेयर्स का फायदा उठा सकते हैं, इकोनॉमिक रिव्यू के कोर्सेज को देख सकते हैं, आरएस परीक्षा की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो मैटर दिया गया है उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ और देखते रहिए सभी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।